तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस क्या होती है? रेजिस्टेंस करंट के पाथ में जो रुकावट आती है उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। किसी भी मटेरियल में किसी भी कोई भी आपके पास मटेरियल हो, कोई भी वायर हो, उसकी उसमें रेजिस्टेंस लाजमी होती है। अगर मैं कोई भी मटेरियल कंसिडर करूं, उसमें ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके साथ अगर मैं बैटरी अटैच करूं तो उसमें से करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। अब ये करंट मटेरियल के आयोनिक कोर्स के साथ, ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो मूव करते हैं नेगेटिव टर्मिनल से निकल के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं, ये कंडक्टर या जो भी मटेरियल आपने अटैच किया हुआ उसके आयोनिक कोर्स के साथ टकराते हैं, उसके साथ कोलाइड करते हैं, उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से उनकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाती है। और इस लॉस की वजह से जो है उनकी ये भी आप कह सकते हैं कि उनकी वेलोसिटी भी, स्पीड भी जो है वो भी कम हो जाती है। और इस नतीजे में जो है करंट जो है उस मटेरियल में से जो पास करता है वो रिड्यूस कर जाता है। और उस इस नेचर को, मटेरियल की इस नेचर को, जिससे वो करंट के पाथ में रुकावट पैदा करती है, उसको बोलते हैं हम रेजिस्टेंस। तो इस तरह से जो हम कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं सर्किट्स में रेजिस्टेंस के लिए, उसको बोलते हैं हम रजिस्टर। और उसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है। तो ये रजिस्टर का सिंबल होता है हमारे पास। तो बेसिक रेजिस्टेंस सिंपल है, करंट के पाथ में जो रुकावट है उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। और रजिस्टर जो कंपोनेंट हम यूज़ करते हैं उसका सिंबल ये है। तो अब हम एक्चुअल में रजिस्टर जो कंपोनेंट्स हम यूज़ करते हैं वो किस तरह का दिखता है। तो ये एक मेरे पास रजिस्टर है, ये 100 ओहम का रजिस्टर है। आप इसके कलर कोड से भी इसको देख सकते हैं, और अदरवाइज़ आप इसको किसी भी डिजिटल मल्टीमीटर से चेक भी कर सकते हैं। तो कलर कोड याद रखना वो काफ़ी ओल्ड स्टाइल हो चुका है। तो आप कोई भी एक अप्रोप्रिएट मीटर लेके तो उससे भी आप इसकी रेजिस्टेंस जो है वो मेजर कर सकते हैं। तो वही ये 99 ओहम का रजिस्टर है, तकरीबन 100 ओहम का रजिस्टर है। तो अब अगर मैं ये कंसिडर करूं कि ये 100 ओहम का रजिस्टर मैंने यहाँ पे इस सर्किट में लगाया हुआ है, और मैं बैटरी कंसिडर करूं कि ये मेरे पास 5 वोल्ट की बैटरी है, तो कितना करंट इस सर्किट में से फ्लो करेगा। अब थोड़ा सा चलते हैं रेजिस्टेंस के बाद, अब थोड़ा सा चलते हैं सर्किट एनालिसिस की तरफ। वोल्टेज और करंट और रेजिस्टेंस इन सब को आपस में मिला के अब बात करते हैं। तो अगर मैं कंसिडर करूं कि ये मैंने एक वोल्टेज सोर्स लगाया हुआ है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है 5 वोल्ट, और ये 100 ओहम का मैंने यहाँ पे रजिस्टर लगाया हुआ है, तो इस सर्किट में से कितना करंट फ्लो करेगा, ये मालूम करने के लिए हम ओहम लॉ यूज़ करते हैं। तो हमें वोल्टेज भी पता है, रेजिस्टेंस भी पता है, और हमने करंट फाइंड करना है। तो वोल्टेज मेरे पास है 5, और करंट मेरे पास अभी फाइंड करना है, और 100 ओहम इसकी रेजिस्टेंस है। तो 5 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू करंट। तो मेरे पास करंट आएगा 0.05 एम्पियर। तो इतना करंट 100 ओहम के रजिस्टर में से फ़्लो करेगा जब मैं 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस अप्लाई करूँगा। तो अगर यहाँ पे इसकी 100 की जगह पे इसकी रेजिस्टेंस को कम करके 50 ओहम कर दिया जाए, तो फिर क्या होगा? फिर जाहिर बात है कि इसमें से 2 टाइम्स करंट फ्लो करेगा। तो ये बेसिक आइडिया है रेजिस्टेंस का, कि रेजिस्टेंस जो है वो किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट के पाथ में जो रुकावट है उसको बोलते हैं। जितनी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उतना करंट कम फ्लो करेगा, जितनी रेजिस्टेंस कम होगी उतना करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। तो अब रेजिस्टेंस के कुछ फार्मूले वगैरह देख लेते हैं जो कि वायर के लिए आमतौर पे यूज़ होते हैं। अगर मैं मानूं कि ये मेरे पास एक वायर है, तो रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वायर की लेंथ के। ऑब्वियसली जब मैं इस वायर की लेंथ को ज़्यादा करता जाऊंगा तो इसके पाथ में रुकावट जो है वो ज़्यादा आती जाएगी, उसे ज़्यादा आयोनिक कोर से टकरा के गुजरना पड़ेगा, और अपना जो अपनी डेस्टिनी है वो कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो जितनी लंबी वायर होगी उतनी उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। तो वायर के लिए रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसकी लेंथ के, लेकिन ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसकी थिकनेस के।
जो इसकी मोटाई है उसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितनी इसकी थिकनेस ज़्यादा होगी उतनी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। आप इसको इस तरह से समझ सकते हो कि आपके पास अगर एक पानी का टैंकर है, उसमें से आप एक होल करते हो तो इसमें से कुछ ना कुछ पानी जो है वो बाहर फ़्लो करेगा। अगर आप एक और होल कर देते हो तो क्या होगा, तो ज़्यादा पानी फ़्लो करेगा। तो यही कंसेप्ट इसका भी है कि आप अगर इसकी थिकनेस ज़्यादा करते जाओगे तो ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन पर सेकंड जो है वो फ़्लो करते जाएंगे एक इसके क्रॉस सेक्शन एरिया में से। तो ये बेसिक आइडिया है कि आप इसकी थिकनेस ज़्यादा करते जाओगे तो इसकी रेजिस्टेंस कम होती जाएगी, इसकी लेंथ बढ़ाते जाओगे तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होती जाएगी। तो रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है क्रॉस सेक्शन एरिया के जिसमें से वो फ्लो कर रही है। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन ख़त्म होगा तो हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा और इस कांस्टेंट को बोलते हैं रेजिस्टिविटी। ये कांस्टेंट डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे, ये और किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता। ये जिस किस्म का आपके पास मटेरियल है, मतलब ये कॉपर भी हो सकता है, ये एलुमिनियम भी हो सकता है। तो ये इसकी लेंथ एरिया से रिगार्डलेस जो है कॉपर के लिए रेजिस्टिविटी और होगी, एलुमिनियम के लिए रेजिस्टिविटी और होगी। कॉपर और एलुमिनियम की रेजिस्टेंस सेम हो सकती है, कैसे, आप उसकी लेंथ और एरिया को इस तरह से एडजस्ट करें कि उन दोनों की रेजिस्टेंस सेम हो जाए, लेकिन रेजिस्टिविटी सेम नहीं हो सकती। रेजिस्टिविटी हर मटेरियल की यूनिक है। तो ये एक कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट है। और ये हमारे पास इस तरह से आप वायर की रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। और हम फाइंड करते हैं इसमें जो है स्लाइड वायर ब्रिज में हम रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं और बेसिक यही फार्मूला वहाँ पे यूज़ करते हैं स्लाइड वायर ब्रिज में। तो अब हम आगे कुछ देखते हैं। ये रेजिस्टेंस होगी। अब इसमें से रेजिस्टेंस में से कितना करंट फ्लो करता है। अगर आपके पास वोल्टेज है, रेजिस्टेंस मालूम है, तो आप ओहम लॉ के थ्रू करंट फाइंड कर सकते हैं। अगर आपके पास करंट है और वोल्टेज है तो आप मटेरियल की रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो इससे आप डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट जो है वो वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। अगर आपके पास दो चीज़ें हैं तो आप बाकी तीसरी चीज़ को फाइंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि रेजिस्टेंस में से जब करंट फ्लो करता है तो कितना पावर कितनी लॉस होती है, या इसकी जो वोल्टेज रेटिंग है वो क्या होती है, उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अच्छा, इससे पहले एक बात करते हैं कि आम तौर पे सर्किट्स में आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा रजिस्टर हम यूज़ करते हैं। मसलन कि आप कोई भी सीरीज़ कम्बिनेशन अगर आप रजिस्टर्स का देख लें तो सीरीज़ कम्बिनेशन इस तरह से, एक रजिस्टर, दूसरा रजिस्टर और फिर यहाँ पे बैटरी। तो मैंने मान लिया कि ये R1 है और ये R2 है और ये मेरे पास कोई भी वोल्टेज सोर्स है। तो सीरीज़ में हमें पता है कि रेजिस्टेंस जो है वो ऐड हो जाती है, बिल्कुल सिंपली टोटल रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू R1 प्लस R2। लेकिन सर्किट में हम रेजिस्टेंस क्यों यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे R1 और R2 क्यों यूज़ कर रहे हैं। डायरेक्ट मैं R लिख दूँ यहाँ पे तो इसमें मतलब एक ही हमें पता है कि ये टोटल रेजिस्टेंस इसकी R है, तो यहाँ पे मैं R लिख लूँ तो मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस क्यों यूज़ कर रहा हूँ। बेसिक आइडिया ये है कि अगर मैं इसी का एक सर्किट और बनाऊँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे एक लाइट बल्ब लगाया मैंने, और यहाँ पे मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि एक और लाइट बल्ब है मेरे पास और इसको मैंने कनेक्ट किया हुआ है बैटरी के साथ। और इस जो लाइट बल्ब की रेजिस्टेंस है उसको मैं R1 बोल रहा हूँ, इसकी रेजिस्टेंस को R2 बोल रहा हूँ। अब मैं अगर मान लूँ कि जो ऊपर वाला सर्किट मैंने बनाया था इसकी रेजिस्टेंस 100 है और R2 की रेजिस्टेंस 50 है, और अब ये इन बल्ब की रेजिस्टेंस इसकी अगर 100 है और इसकी 50 है, तो ये सर्किट और ये सर्किट सेम है। मतलब जो मैं एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि हम जो कंपोनेंट्स हैं, जो दूसरे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं, उनकी जगह पे रेजिस्टेंस यूज़ कर सकते हैं। रजिस्टर जो कंपोनेंट है वो यूज़ कर सकते हैं। वो सर्किट के अंदर हम जो एनालिसिस करते हुए वो रजिस्टर वहाँ पे यूज़ करें, जितनी उसकी रेजिस्टेंस है उतनी रेजिस्टेंस का रजिस्टर वहाँ पे लगा के यूज़ करें, उसको सॉल्व करें, हम करंट फाइंड करें, उसके वोल्टेज फाइंड करें, उसकी पावर कंजम्पशन फाइंड करें, सब कुछ फाइंड कर सकते हैं हम उसकी जगह पे रजिस्टर लगा के।
जितनी उस कंपोनेंट की रेजिस्टेंस है उतनी रेजिस्टेंस का हम रजिस्टर यूज़ करके अपना सर्किट सॉल्व कर सकते हैं। बजाय हम कि यहाँ पे एक बल्ब बनाएं या यहाँ पे हमने अगर फ़ैन और बल्ब दोनों सीरीज़ में लगाने हैं तो हम एक फ़ैन की यहाँ पे शेप बनाएं, यहाँ पे बल्ब की शेप बनाएं। हम रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं सर्किट्स के अंदर ताकि हमें ईजी हो जाए सर्किट का एनालिसिस करने में, और आंसर हमें दोनों के सेम मिलते हैं। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि आपके पास 100 वाट का बल्ब है, 100 वाट का बल्ब जो आम बाज़ार से मिल जाता है। तो मैं यहाँ पे एक 100 वाट का बल्ब लगा रहा हूँ और ये मैंने इसको कनेक्ट कर दिया बैटरी के साथ। तो ये जो मेरे पास बल्ब है ये 100 वाट का है, और वाट इसकी पावर है। पावर का फार्मूला P=VI, वोल्टेज इनटू करंट, ये बराबर होता है पावर के। जैसे अभी पीछे हमने बात की कि इस रेजिस्टेंस जो हमने ये 100 ओम का रेजिस्टर लिया था उसकी रेजिस्टेंस 100 थी, वोल्टेज 5 अप्लाई किया तो उसमें करंट फ्लो कर था 0.05 एम्पियर। तो अगर मैं ये मालूम करना चाहूँ कि इसमें से एनर्जी कितनी इसकी पावर क्या है इस रजिस्टर की, जब मैं इसको 5 वोल्टेज और 5 वोल्टेज जब इसको और 0.505 इसमें से करंट फ्लो करे तो कितने वाट ये जो है कंज्यूम कर रहा है। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास इसके वाटेज आ जाएंगे। तो उसकी अगर मैं पावर फाइंड करना चाहूँ तो वोल्टेज मेरे पास उसके कितने थे 5 और करंट मेरे पास था 0.05। तो मेरे पास ये आ जाएगा P=0.25 वाट। ठीक हो गया। अब मैं थोड़ा सा इस सर्किट को सॉल्व करता हूँ। मेरे पास अगर 100 वाट का बल्ब है, ठीक है, और मैं फाइंड करना चाहता हूँ अब इसकी रेजिस्टेंस, कि इस बल्ब की रेजिस्टेंस कितनी है, इसमें से कितना करंट फ्लो कर रहा है। और आमतौर पे घर में जो हमें बल्ब चलाने के लिए 220 वोल्टेज दरकार होते हैं और एसी वोल्टेज होते हैं। मैं यहाँ पे डीसी मान रहा हूँ, लेकिन अभी सिंप्लिसिटी के लिए हम इसको मानते हैं कि कोई ऐसा बल्ब हमारे पास है 100 वाट का और हम 220 उसको वोल्टेज हमने डीसी अप्लाई किए हुए हैं। तो अब देखते हैं कि इसमें से कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो अगर इसकी पावर है 100 वाट तो P=VI, इसी फार्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं। वोल्टेज इसके हैं 220 100 डिवाइडेड बाय 220, तो ये आएगा 0.45 एम्पियर। तो 0.45 एम्पेयर इस बल्ब में से फ़्लो करेंगे। तो अब हम फाइंड करते हैं इसकी रेजिस्टेंस, कि इसकी रेजिस्टेंस क्या है। तो ओहम लॉ यूज़ कर लेते हैं, V=IR। तो वोल्टेज मेरे पास कितने हैं, वोल्टेज मैंने 220 अप्लाई किए हुए हैं। करंट कितने हैं 0.45। तो मैंने फाइंड करनी है रेजिस्टेंस। तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगी 488 ओहम की। तो ये मेरे पास इसकी रेजिस्टेंस आ गई। ठीक है, अब मैं कोई ऐसा सर्किट, इस सर्किट को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ कुछ ऐसे सर्किट से। मैं इस बल्ब की जगह पे 488 ओहम की रेजिस्टेंस का रजिस्टर यहाँ पे लगा दूँ जिसकी रेजिस्टेंस 488 है, और यहाँ पे मेरे पास पॉजिटिव नेगेटिव वोल्टेज हैं 220। तो इस सर्किट की कैलकुलेशन सेम इस सर्किट की कैलकुलेशन के बराबर होगी। इसलिए हम जो कंपोनेंट रजिस्टर कंपोनेंट है वो यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा। आप सर्किट के अंदर देखोगे तो रजिस्टर लगे नज़र आएंगे आपको। तो ये वो वजह है कि हम ऐसे बल्ब लगाने या उसका फ़ैन वहाँ पे यूज़ करने या रेफ्रिजरेटर जो हम किसी जगह पे लगा रहे हैं उसके सर्किट को डिज़ाइन हम कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम वो चीज़ नहीं बनाते। उसकी जगह पे हम जितनी उस चीज़ की
रेजिस्टेंस है वो हम वहाँ पे लगा देते हैं, और फिर जो जितना भी सर्किट का है वो डिज़ाइन करते हैं, और फिर उसकी कैलकुलेशन करते हैं, और सब कुछ करके फिर हम उसको सॉल्व कर लेते हैं इजीली। तो ये बेसिक आइडिया है रजिस्टर कंपोनेंट को वहाँ पे यूज़ करने का। तो अब बात करते हैं कि पावर क्या होती है। इससे पहले हमने रेजिस्टेंस देखी, तो अब बात करते हैं कि पावर क्या है। रेट पावर इज़ द रेट पर यूनिट टाइम एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ ट्रांसफर्ड बाय एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो बेसिक पावर जो है वो एनर्जी पर यूनिट टाइम है। एक सर्किट एनर्जी कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट सेकंड जो है कंज्यूम कर रहा है उसको बोलते हैं उस सर्किट की पावर। या इस तरह से बोल सकते हैं कि एक अगर आपके पास रजिस्टर है तो वो कितनी एनर्जी पर यूनिट टाइम जो है वो ट्रांसफ़र कर रहा है थ्रू इटसेल्फ, तो वो जो है उसकी उस चीज़ की वो पावर कहलाती है। तो उसका फार्मूला भी थोड़ी देर पहले हमने जो देखा, P इक्वल्स टू VI, ये उसका अगर हमें उसके जो अप्लाई किए हुए वोल्टेज और करंट पता है तो उससे हम उसकी पावर फाइंड कर सकते हैं जो उस टाइम पे उसमें से ट्रांसफ़र हो रही है। लेकिन डेफिनेशन से अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम, तो पावर का जो एक और फार्मूला हम इस तरह से लिख सकते हैं, E डिवाइडेड बाई टी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम जो है वो बराबर होती है पावर के। तो यहाँ से अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को आपस में कंपेयर भी कर सकते हैं, VI इक्वल्स टू E डिवाइडेड बाई टी, और अगर मैं टाइम को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ, VIT इक्वल्स टू E। तो इस फॉर्मूले से आप आम रूटीन की जितनी भी चीज़ें हैं उनकी एनर्जी फाइंड कर सकते हैं कि उसमें से कितनी एनर्जी वो कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आप उसकी जो है वो फाइंड कर सकते हैं कि अगर आपके पास इतनी बैटरी है, उसकी इतनी एनर्जी है उसके उस बैटरी में स्टोर हो सकती है, तो वो कितना टाइम चलेगी। इस फॉर्मूले से ऑलमोस्ट आप हर चीज़ फाइंड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास कोई चीज़ है, कोई भी आपके पास इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि 220 वोल्टेज के ऊपर ऑपरेट होती है और करंट वो लेती है 1 एम्पेयर, तो आप उसको 1 घंटे के लिए चलाना चाहते हैं, तो या आप ऐसे कह लें कि आप उसको अभी 60 सेकंड के लिए चलाना चाहते हैं, तो टाइम आपके पास T है 60 सेकंड। तो आप ये तीनों चीज़ें इस फार्मूले के अंदर प्लग कर दें, 220 और 60, तो आपके पास एनर्जी, तो इसमें ये तकरीबन 13,200 जाओ। तो ऐसी चीज़ जो 220 वोल्टेज पे ऑपरेट होती है और 1 एम्पेयर उसमें से करंट फ्लो करता है, और आप उसे 60 सेकंड तक चलाए रखें, तो 13,200 जाउल एनर्जी वो कंज्यूम कर लेता है वो जो डिवाइस है। तो इस तरीके से आप उसकी एनर्जी फाइंड कर सकते हैं, आप पावर फाइंड कर सकते हैं, और डिफरेंट जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप फाइंड कर सकते हैं। अब इस वीडियो के लास्ट पे मैं आपको एक एक्सरसाइज देना चाहूँगा। मेरे पास ये एक बैटरी है जो कि 4 वोल्ट की है, और इसके ऊपर लिखा हुआ है 800 mAh मिली एम्पेयर पर आवर। तो ये मेरे पास इसकी बैटरी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं कि इसके 4 वोल्ट हैं बैटरी के, और 800 मिली एम्पेयर ये करंट ड्रॉ कर सकती है 1 आवर। तो आप और मेरे पास ये एक एलईडी है, ये 100 मिली वाट की एलईडी है। तो आपने ये सॉल्व करना है कि ये बैटरी इस एलईडी को कितनी देर चला सकती है। तो हिंट मैं आपको दे देता हूँ। पावर आपके पास है इसकी 10⁻³ वाट,